अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। मेट्रोलाइट में खुशामदीद करेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रोलाइट के साथ एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेजबान फरहा औरंगजेब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। मंडे का दिन है, हफ्ते का पहला दिन है। एनर्जेटिक फील कर रहे हैं थोड़ा सा, और गर्मी में थोड़ी सी कमी हो गई है, हो चुकी है और अच्छी अच्छी हवाएं चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही है। रात में बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है आजकल। रात में जो गर्मी की तपिश थी ना, वो खत्म हो गई है। दिन में भी हम देखें थोड़ी सी, लेकिन वो हवा की वजह से सही हो गई है। अब बताया जा रहा है, जो पहली स्टोरी हमारे पास है महकमा मौसमियात के मुताबिक कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि मतलब जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। बताया ये भी जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह के औकात में हवा में नमी का तनासुब 66% रहा है। अच्छा, और तेज हवाओं का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हो सकता है कि जुनूब मगरिब से जो हवाएं हैं वो 23 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगी, और साथ ही साथ शहर में कहीं कहीं कभी कभार तेज हवा के साथ बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। और अगर बारिश हो जाती है तो मौसम और दिल गार्डन हो जाएगा हमारा। दिल गार्डन उनका होगा जो इस्लामाबाद और लाहौर में रहते हैं। कराची वालों के लिए तो बारिश जहमत बन जाती है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, जब ज्यादा पानी आता है तो कराची डूब जाता है। ये तो मामला तो ऐसे ही होते हैं। तो मुझे भी फिक्र ये नहीं है कि जी मौसम अच्छा हो जाएगा या पकोड़ों की दुकानों पे रश लग जाएगा, समोसों की दुकानों पे रश लग जाएगा, हम चाय बहुत अच्छा लगेगा। जो ना लोग नजर आएंगे बेचारे के, किसी की बाइक बंद हो गई, किसी की गाड़ी बंद हो गई, किसी के साथ कोई, इवन हम खुद भी इस तरह रोडों पे सड़कें जो है ना वो कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और गुज़िश्ता साल भी हमने देखा, लेकिन हो सकता है क्योंकि मेरे कराची हमने देखा है बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, हो सकता है कि इस बारिशों में कुछ अच्छे इंतजामात हो जाएं। तो भाई हमारी तो रिक्वेस्ट भी होगी मेरे कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से कि भाई अगर अच्छे काम हो जाएंगे। जैसे इस तरह अभी वो सारी अवामी जो मराकज हैं, हॉस्पिटल्स हो गए, सड़कें हो गई, वो खुद जा के चीजों का मुआयना कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि इस दफा अगर बारिश होती है, उस तरह के कोई मामला सामने आते हैं, तो मेरे कराची खुद बारिश में निकले। मैं तो कहता हूं बारिश में खुद ना निकले, वो घर पे रहे, इंस्ट्रक्शन अच्छी दें ताकि लोग काम करते हुए दिखाई दें, डिपार्टमेंट काम करते हुए अच्छे दिखाई दें, क्योंकि एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं है। मेरे कराची हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और हम ये कहेंगे कि वो इदारों को बोलें कि भाई जाएं अपने अपने काम पूरे तरीके से करें। तो भाई ये एक सिलसिला है। लेकिन अब बात आएगी जहां पे हमने बारिश की बात कर दी, लोग परेशानी का शिकार है, लेकिन परेशानी तो अभी सबसे बड़ी ये है कि लोग बजट की वजह से बड़ा परेशान है। लोगों के घरों का बजट जो है वो आउट हो गया है। हम अगर कीमतों की बात करें तो तेल घी की कीमतें आसमान से बातें करने लग गई हैं। हम गोश्त की बात करें तो जी मटन या चिकन के गोश्त जो है उसकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। बजट 2026 और 27 ने आवाम की नींदें हराम कर दी हैं। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में वफाकी मुलाजिमीन, मुसल्लह फौज और पेंशनर्स के लिए रिलीफ का ऐलान किया है, जबकि फाइनेंस बिल के मुताबिक नए पे स्केल्स में 2022 के 15% और 2025 के 10% एडहॉक रिलीफ को बुनियादी तनख्वाह में जम कर दिया गया है। तमाम वफाकी सरकारी मुलाजिमीन, बात करेंगे इस पे, लेकिन जो बात बजट के हवाले से इस वक्त आवाम की हो रही है ना, वो ज्यादा जरूरी है। और बताया जा रहा है कि आइंदा माली साल के वफाकी बजट में जीएसटी के निफाज के बाद मुतादिद अशिया की कीमतें भी अब बढ़ जाएंगी। फाइनेंस बिल के मुताबिक इन अशिया को 3rd शेड्यूल में शामिल करने से 70 अरब रुपए की इजाफी आमदन हासिल होगी। जनरल सेल्स टैक्स के निफाज में दूध, डेयरी मसनूआत, मिठाइयाँ, जैम जेली, जबकि केचप, मसाला जात, खुर्दनी तेल, घी, क्रॉकरी, हेयर ऑयल, शैम्पू, जूते, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, बेकरी आइटम, प्लास्टिक घरेलू अशिया समेत सैनिटरी मसनूआत भी महंगी हो जाएंगी। सब कुछ महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो जाएगा, सब कुछ महंगा हो गया, सस्ता कुछ नहीं है। ये ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा सूटकेस और इसके साथ साथ कैमरे, किचन वेयर, सफरी बैग, ई सिगरेट, ज़र अद्वियात, जरासीम कश मसनूआत महंगी हो जाएंगी। पुरतईश इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स की शरह में इजाफे से 25 अरब रुपए भी हासिल होंगे, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि सनती और तिजारती दरामद कुनंदगान के दरमियान मुनाफे के फ़र्क को ख़त्म करने से कौमी खजाने में 30 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस भी
वसूल हो सकेंगे। मैं चाहूंगा एक बार जरा दोबारा से बताया जाए हमारे लोगों को कि जनरल सेल्स टैक्स का निफाज जो बताया जा रहा है कहाँ दूध और इसके साथ साथ। अच्छा जी, बताया ये जा रहा है कि दूध हो गया, डेयरी की मसनूआत हो गई, मिठाइयाँ हो गई, जैम, जेली, केचप, मसालेजात, खुरनी तेल हो गया, घी, क्रॉकरी, हेयर ऑयल, शैम्पू, जूते, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, बेकरी आइटम, प्लास्टिक की घरेलू अशिया और इसके साथ सैनिटरी की जो मसनूआत होती हैं वो भी महंगी कर दी गई हैं। इसके अलावा सूटकेस, कैमरे, किचन वेयर, सफरी बैग, ई सिगरेट, ज़राई अद्वियात, जरासीम और मसनूआत जो है वो महंगी कर दी गई हैं। इसी के साथ पुरतेश इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां होती हैं उन पर भी शरह में इजाफा कर दिया गया और 25 अरब रुपए इससे हासिल होंगे, जबकि सनती और तिजारती ऐसे भी सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ कैंपेन्स हमने देखी कि लोगों जो अवाम है उसके लिए किस तरीके से लोग देख रहे हैं, एक दिहाड़ीदार तबके के लिए किस तरीके से रिलीफ दिया जा रहा है। एक बड़ी जबरदस्त सी वीडियो है वो आप मुलाहिजा फरमाएं और मेरे ख्याल से वीडियो बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। सीन प्रॉफिट के नाम से हम देख रहे हैं कि जी एक चैनल है जिन्होंने बड़ी जबरदस्त तरीके से, उनकी काविश है कि एक आम शहरी को भी किस तरीके से रिलीफ दिया जाए, उस हवाले से एक वीडियो बनाई गई, उसे जरूर देखें। बिल्कुल। सुबह की इस पहली किरण के साथ एक वक्त की रोटी के लिए सरगर्दा पाकिस्तानी, ये हैं कौमी बजट के असली स्टेक होल्डर्स। हर चेहरा एक नई कहानी, हर सफर एक नई जद्दोजहद। वफाकी बजट आ गया है। IMF की शरायत, टैक्सों के आदाब, हाइब्रिड गाड़ियों पर बहस अपनी जगह, लेकिन क्या इस बजट में इस दिहाड़ीदार तबके और नौकरी पेशा इंसान का अक्स नजर आता है? मईशत तभी तरक्की करेगी जब आम आदमी मजबूत होगा। अवाम पर टैक्सेस का बोझ कम करें ताकि ये मुल्क सांस ले सके। बजट का मतलब सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं, आवाम को रिलीफ देना है। तरक्की वो जो सबको साथ लेकर चले। सोचिएगा जरूर। A public service message by Scene Profit. और जी नाज़रीन, जिस तरीके से आपने देखा कि इस वक्त एक वीडियो हमने प्ले की थी और आपने भी देखा फरा कि आम आवाम का कोई नहीं सोचा। और ये वीडियो जो बनाई है ना, हम ये देख रहे हैं कि जी खास करके फहीम खान एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान की इंडस्ट्री का है। हम देख रहे हैं, आप प्रोग्राम होस्टिंग की बात कर लें, आप एंकरिंग की बात कर लें, तो फहीम खान का जो मैसेज है ना, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया की जीनत भी बना हुआ है, लोगों तक ये मैसेज किस तरीके से जा रहा है। इस वक्त हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं फहीम खान। फहीम खान, सबसे पहले तो वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में मेट्रो लाइट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच मुख्तार। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक है। उम्मीद करते हैं आप भी खैरियत से होंगे। सुबह का एक तो समय और ऐसे में आपको सुबह सुबह हमने जगा दिया, खास करके सबकी बड़ी मसरूफियत होती हैं। अच्छा, ये हमें बताइएगा कि फहीम, ये जो वीडियो आपने बनाई है और एक आवाम के लिए मैसेज है, बहुत जबरदस्त मैसेज है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये एक तरीके से एक चैलेंज है? अच्छा, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपके साथ शेयर कर दूं। ये वीडियो बेसिकली एक नया चैनल आ रहा है, सीन प्रॉफिट, तो मैंने उन्हीं के प्लेटफॉर्म से बनाई है, मैं उन्हीं के साथ हूँ। बिजनेस चैनल है और पाकिस्तान के अंदर पहला बिजनेस चैनल आ रहा है, जो कि आपने इस वीडियो से भी तासुर ले लिया होगा कि ये एक रिवायती बिजनेस चैनल नहीं है जो सिर्फ बिजनेसमैन की बात करेगा। ये कंज्यूमर की भी बात करेगा और ये उस आम आदमी की भी बात करेगा जिसे दिहाड़ी मिल रही है। यानी कारोबार से मुंसलिक जो भी शोबा है उस शोबे को टारगेट किया जाएगा। तो बजट से पहले इसके जो चेयरमैन है फरहान परदेसी साहब, जो कि ACM गोल्ड एंड प्रॉपर्टीज के भी चेयरमैन हैं, वो और चीफ एग्जीक्यूटिव इरफान मेमन के साथ हम बैठे थे। उन्हीं का ये विजन था और उन दोनों ने ही मुझसे कहा कि हमें कुछ करना चाहिए कि हम पब्लिक की जो है वो नुमाइंदगी कैसे कर सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव बड़ा जबरदस्त है। हम तो बल्कि अप्रिशिएट करेंगे जो चैनल के मालिकान है उनको भी और आपको भी, कि आप जैसे लोग अगर इस तरह की चीजों को प्रमोट करेंगे तो डेफिनेटली हमें आगे बढ़ते हुए और आगे अच्छाई नजर आएगी। एक और चीज पूछना चाहेंगे कि इस तरह की जब मामला होती हैं जहां पे हम देख रहे हैं कि बजट पेश कर दिया गया, बजट के हवाले से बताया गया कि जी टैक्स ज्यादा ही लगेंगे, कोई आवाम दोस्त बजट नहीं है, आपको नहीं लगता पिछले कई अरसे से आप इस फील्ड से मुंसलिक हैं, क्या ये जो बजट पॉलिसी बनाई जाती है क्या कभी भी आवाम दोस्त साबित हुई है क्या? अच्छा, अवाम दोस्त तो हम देखें, ये आपने वो बात कर दी है कि हम जब से होश संभाला है तब से मुल्क एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। तो आज तक मुल्क जो है वो एक नाजुक मोड़ से ही गुजर रहा है। IMF की शराइत अपनी जगह मौजूद होती है, हर कोई जानता है कि ये अवाम दोस्त नहीं, IMF दोस्त होता है। लेकिन सरप्राइजिंगली इस बार जो है वो GDP को अगर हम देखें तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट उसके अंदर आता है और कुछ अरब की जो है वो हमें पिछले साल के मुकाबले में इस साल
बचत नजर आती है। तो अवाम दोस्त तो मैं इसको नहीं कहूंगा बिल्कुल भी, लेकिन यह है कि गुज़िश्ता से जो है वो थोड़ा बेहतर जरूर ये साबित हो रहा है। इसके अंदर सैलरीड पर्सन की भी इंक्रीमेंट आई है, गाड़ियों पर, प्रॉपर्टी के ऊपर काफी रिलीफ मिल रहा है। तो ये थोड़ा बहुत आप समझ लीजिए कि मिडिल क्लास और लग्जरी तबके के लिए जो है वो थोड़ा बेहतर साबित होगा बनिस्बत आम आदमी और उस दिहाड़ीदार के जिसकी आपने वीडियो भी दिखाई। फाइन साहब, मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे, जहां हम आम आदमी की अगर बात करें या जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा वो तबका मुतासिर हो रहा होता है, जबकि गवर्नमेंट की जानिब से ज्यादातर इसी तरह के तबके को नजरअंदाज भी किया जा रहा होता है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, उस तबके को रिलीफ देने के लिए हुकूमत को किस तरह की हिकमत अमली अपनानी चाहिए? देखें, जिनकी आप बात कर रही हैं जी, वो तो कराची की सड़कों को भी बहुत ही बेहतरीन कहते हैं, क्योंकि वो घूमते ही डिफेंस या अपना आप समझ लीजिए केडीए सोसाइटी वगैरह में यहाँ वहाँ के इलाकों में घूमते हैं। तो जिस इलाके के अंदर हम गए हैं, जो जगह हमने दिखाई है, जोड़ी की सड़कों को भी बहुत ही बेहतरीन कहते हैं, क्योंकि वो घूमते ही डिफेंस या अपना आप समझ लीजिए केडीए सोसाइटी वगैरह में यहाँ वहाँ के इलाकों में घूमते हैं। तो जिस इलाके के अंदर हम गए हैं, जो जगह हमने दिखाई है, जोड़िया बाजार, लियारी, ये ओल्ड टाउन जितना भी है, खारादर, मीठादर वगैरह, ये दिखाने का मकसद यही था कि आज भी ये इलाके पसमानदा ही हैं। और अगर आज भी इनकी सड़कों पे आप घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि रोड टूटे हुए हैं, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो ये जिन्होंने ये चीज बनानी है, जिन्होंने ये पॉलिसीज बनानी होती है, मेरी उनसे गुजारिश है कि हुकाम बाला से कि खुदारा आप एक जो है अपनी जबरदस्त किस्म की V8 में चक्कर लगाएं अपने प्रोटोकॉल के साथ इन सड़कों का, और आपको अंदाजा हो कि यहाँ पर लोगों का क्या हाल है और किस तरीके से वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो फिर शायद बजट बनाने में आपको आसानी होगी, बनिस्बत इसके क्या आप 15 लोगों को बुला के अपने AC के रूम में बिठाएं और उनके साथ डिस्कस करें कि हाँ भी बताइए क्या करना है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज हमने देखी कि 1000 अरब रुपए का जो बजट सामने हमने देखा कि जी आया, उसमें 838 जो अरब रुपए हैं वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में दिए गए। दूसरी जानिब अगर देखें तो 10 अरब का जो बजट है वो K4 मंसूबे के लिए दिए गए। अगर तालीम की बात करें तो 6 अरब रुपए के मंसूबे जो है बनाए जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक नकद रकम वाला प्रोग्राम है? अगर इसी जगह फैक्ट्रीज लगा दी जाती, कारोबार में लगा दी जाए, तो तकरीबन हमें लगता है कि अगर 50 लाख रुपए से भी एक फैक्ट्री देखते हैं तो ऐसे में तकरीबन 1600-1700 फैक्ट्रीज बन सकती हैं। मेरे ख्याल में इसके लिए हमें नारा जो है ना वो बदलना पड़ेगा। नारा है रोटी कपड़ा और मकान, फिर इसे बदलना होगा रोटी कपड़ा मकान और दुकान, तब जाकर के ये मुमकिन हो सकता है। तो जब रोटी कपड़ा और मकान पे फोकस है तो नेसेसिटीज की ही बात रहेगी। मेरा नहीं ख्याल कि इससे ऊपर जो है वो जाया जा सकता है। आप स्लोगन से ही अंदाजा लगा लीजिए कि इससे ऊपर की अप्रोच जो है वो किसी भी लेवल पे की नहीं जा रही है, क्योंकि वो है ही नहीं स्लोगन। ठीक है फहीम साहब, बात है इतने बड़े बड़े जो है वो इक़दाम जो है उस हुकूमत की कर रही होती है, तो ये इक़दाम किसी मैं कहूँगा कि जी कोई भी NGO क्यों कर रही है? ये तो जिम्मेदारी हुकूमत की होती है, लेकिन जो भी काम कर रहा है बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और एक ज़बरदस्त स्टोरी है वो ये है कि जी सिंध के 7 अजला के दूर दराज इलाकों में 5000 टॉयलेट्स तामीर करवाए गए हैं और उसका एक अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। ऐसा ही है, बताया जा रहा है कि सिंध के 7 अजला के दूर दराज इलाकों में 5000 टॉयलेट्स के तामीर का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। दही इलाकों में टॉयलेट्स की अदम मौजूदगी हमेशा से एक मसला रहा और पसमानदा इलाकों में सफाई और पर्दे के मुनासिब इंतजाम न होने के बाइस कई मसाइल जन्म लेते हैं। इसी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए एक फलाही इदारे की जानिब से लाड़काना के गोट रतुकोट में पुख्ता टॉयलेट की तामीर का मंसूबा शुरू किया गया है, जिसके बाद लोगों ने सुख का सांस लिया है। बादअज़र लाड़काना के पसमानदा इलाके में फलाही इदारों की तरफ से टॉयलेट्स की तामीर का जो मंसूबा है वो 7 अजला तक फैल गया और अब तक 5000 से ज्यादा टॉयलेट्स तामीर किए जा चुके हैं। क्या बात है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक NGO बना रही है, लेकिन हमारे हुकूमती इदारे जो बड़े बड़े फंड्स बड़ी बड़ी हम कहेंगे अंदरून सिंध की जो पसमानदा इलाके हैं, तबके हैं, उनके लिए जो है वसूल करने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन अब भी हम हाल देखें तो वैसी का वैसे ही नजर आ रहा है। और NGOs मिलकर जो है वो इंसानी खिदमत के तहत टॉयलेट्स बना कर दे रही है। लेकिन ये जो काम किया ये तो बहुत ही अच्छा काम है कि चले एक जरूरत की चीज थी जिसको उन्होंने पूरा किया। अब हुकूमत की जिम्मेदारी साथ ही साथ यहाँ ये भी बनती है कि उसकी सफाई सुथराई के ख्याल के लिए कोई लोग मामूर किए जाएं या वहाँ पे हाइजीन की केयर के लिए जो है कुछ इंतजाम इस तरह के किए जाएं ताकि लोगों को आगे चल के यूज करके कोई मसले मसाइल या कोई बीमारियों में इजाफा ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरे जाने में अगर बात करेंगे हम खास करके एक जाने तो हम देख रहे हैं कि जी टॉयलेट्स के जो मामला सामने आ रहे हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि जी हमारे जो वुज़रा हैं वो
बाकायदा कहते हुए दिखाई देते हैं कि जी अंदरूनी सिंध के मामला बड़े ज़बरदस्त हैं, वहाँ की जो सड़कें हैं बड़ी ज़बरदस्त बन चुकी हैं, मुख्तस जो फंड्स किए जाते हैं वो प्रॉपर तरीके से लग रहे हैं, लेकिन जो आईना दिखाया इस एनजीओ ने वो यही दिखाया कि जी हालात कुछ ऐसे हैं कि वॉशरूम्स तक दस्तयाब नहीं है, लोगों को एजुकेट करने की भी अशद ज़रूरत है। और ये तमाम मामला जो है मंजर आम पर हैं, और ऐसे में हम कहेंगे कि जी हुकूमत को एक अपनी मनसूबाबंदी ऐसी करनी चाहिए, एक ऐसा प्लान मुरतब करना चाहिए कि जो देही इलाके हैं या देही इलाकों में जो रहने वाले हैं उनको बुनियादी सहूलियात जो है वो मुसलसल फराहम की जा सके। पानी का जो इंतजाम है वो तरीके से किया जाए ताकि प्रॉपर्ली बाथरूम अगर जा रहे हैं तो जी पानी जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ साथ दूसरी चीज है कि जो मेंटेनेंस है उसको मतलब जारी मेंटेन किया जाए, हुकूमत को कोई फंड इसके लिए भी जो है उसका इजरा किया जाए। तो ये मामला सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टोरी जो है वो बड़ी जबरदस्त है। आपको पता है कि वैसे हम देखते हैं कि भारत हमेशा से कुछ ना कुछ चीटिंग करता हुआ आया है, और बात करने अगर हॉलीवुड की, बॉलीवुड की या लॉलीवुड की, तो भाई बॉलीवुड हमेशा से पाकिस्तान की कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जिससे चुराता हुआ दिखाई दिया। अब अबरारुल हक हमारे बड़े जबरदस्त से गुलकार हैं, फनकार हैं, उनके बहुत जबरदस्त गाने हैं जो कि पूरी दुनिया में मशहूर हुए। उनका एक गाना बड़ा जबरदस्त था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, भीगा भीगा सा दिसंबर है। अब उनके और भी बहुत सारे गाने जो कि हमने देखा कि जी मुख्तलिफ फिल्मों में भी नजर आए, पाकिस्तानी फिल्मों में नजर आए, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इंडिया की फिल्मों में भी कुछ ना कुछ ऐसे इंडिया का हमेशा से रहा है कि हमारे म्यूजिक को, हमारी चीजों को जो है ना वो कॉपीज बड़ा करते हैं, या ये कहेंगे कि वो सीधा सीधा उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं, उसमें कोई चेंजिंग भी नहीं होती, वो सीधी सीधी, और अगर किसी को क्रेडिट देना हो तो उसको क्रेडिट भी नहीं देते हैं। ऐसा ही है। और उन्होंने कुछ इसी तरह कहा, गुलकार अबरारुल हक ने एक पॉडकास्ट में शिरकत की और अपनी पेशा वाराना जिंदगी पर खुलकर गुफ्तगू की। अबरारुल हक ने कहा कि उनका जो गाना है बिलो दे घर में आज भी पोटेंशियल मौजूद है, ये बहुत सारे लोगों ने सुना नहीं होगा। उन्होंने इंकशाफ किया कि किसी ने लंदन में बिलो दे घर और नच पंजाबन समेत गानों के मालिकान हुकूक हथिया लिए हैं और भारत को बेच दिए हैं। ये एक बड़ा इंकशाफ किया है। और आपको पता है ये पॉडकास्ट जो है ये इसलिए भी अच्छा है कि इसमें जो ये एंकर मौजूद हैं, ये एंकर मेरे बड़े फेवरेट एंकर हैं। मुबश्शिर जी, मुबश्शिर की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा इनका अंदाज है बोलने का और बड़ी अच्छे तरीके से जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारी बहुत सारी दुआएं हैं मुबश्शिर के साथ। मुबश्शिर जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह भी इनको इसी तरीके से तरक्की जो है ना करता रहे, और ये करते रहें, और इसके साथ साथ जो इनका नाम है इसी तरीके से रोशन होता रहे। अच्छा जी, बताया जा रहा है कि जी ये मैंने तो बेचे नहीं है, पूछने पर बताया कि आप अपने दोस्त हारून से पूछ लें, हमने उनसे लिया है। फिर उनका कहना था कि उन्होंने जाली दस्तावेजात और मेरी जाली दस्तखत करके रखे हुए थे। तो ये बड़ी बड़ी बातें जो सामने आ रही हैं, और ऐसी चीजें मतलब हम कहते थे कि जी बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, शायद ये मामला नहीं होते, लेकिन चीटिंग का बाजार तो अभी करा अभी ऐसा ही है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास अक्सर बेशतर औकात सिर्फ अबरारुल हक नहीं और भी पाकिस्तान के बहुत सारे सिंगर्स रह चुके हैं जिनके गाने बहुत ज्यादा, अगर हम ये कहें कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले की अगर हम बात करें, शहजाद रोए के गानों की बात की जाए या दूसरे जो नाज़िया हसन की बात, बिल्कुल, तो हमारे अक्सर गाने, हमारे म्यूजिक को अक्सर इंडिया की जानिब से इसी तरह से चुराया गया और फिर कुछ अपने अल्फाजों में मोड़ तरोड़ के उसको पेश किया गया, और उसके जो असल मालकान है या जो उनको जिनका असल क्रेडिट बनता है उनको ये बात जब तक पता चलती है तब तक बहुत देर हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हम अब भी यही कहेंगे कि भाई जो जिनके राइट्स होते हैं उनको ये राइट्स जो है वो देने चाहिए ताकि अच्छे तरीके से जो है वो दोनों तरीके से, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि YouTube का ज़माना है। YouTube पे अगर कोई चीज़ आप किसी की अपने से डाउनलोड कर भी देते हैं और अगर उसके मालिकाना हुकूक तक वो चीज़ नहीं पहुंचती तो या आपने क्रेडिट उसको नहीं दिया होगा तो डेफिनेटली वो वहाँ पे स्ट्राइक हो जाती है। तो अगर चाहें तो ये आगे अपने लिए काम कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं ताकि आपके गाने जो हैं, जो पाकिस्तान की पहचान है, जो पाकिस्तान में रहने वाले शहरियों की पहचान है, जो पाकिस्तान को एंटरटेन करते हैं, ताकि वो सब लोग जो है वो इसको एंटरटेन भी करें और उसको महफूज बना सकें। बिल्कुल, नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ जाए। चलिए जी, बिल्कुल ऐसा ही है। नेक्स्ट स्टोरी की बड़ी हमारे पास आज नेक्स्ट स्टोरी, और नेक्स्ट स्टोरी जो है वो अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे बॉलीवुड के हवाले से। और बॉलीवुड में अगर बात करें, आपको पता है कि मिस यूनिवर्स एक खातून रह चुकी हैं, मेरी भी बड़ी फेवरेट थी, मैं ऐश्वर्या राय की बात कर, मेरी भी बहुत फेवरेट है। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं तो अभी भी उनकी फैन हूँ। अभी भी जब मैं उनको देखती हूँ ना कान फेस्टिवल में और जब वो रेड कार्पेट पे आती हैं तो सबकी नजरें जम जाती हैं, और आज भी उनका ड्रेसिंग स्टाइल और आज भी उनकी जो है ना खूबसूरती को
कोई मुकाबला नहीं है उनका। अच्छा जी, बताया जा रहा है कि जो बॉलीवुड की सोनम कपूर हैं, 2009 में दिया गया एक मुतनाज़ा बयान एक बार फिर सोशल मीडिया में उनका वायरल हो गया और बताया जा रहा है कि भाई एक उनके पास उन्होंने एक जुमला ऐसा कह दिया था ऐश्वर्या राय को जो कि आज भी वायरल है। बिल्कुल। अच्छा, किसी भी खातून को अगर आंटी बोलती तो मुझे लगता है उनको बुरा लग जाता है, ऐसा होता है? मुझे तो नहीं लगता। अगर उम्र के साथ साथ देखें, अगर छोटे बच्चे आपको आंटी बुलाते हैं तो क्या हर्ज है इसमें? आपको अगर सोनम कपूर तो आपसे कोई 10 साल छोटा बच्चा अगर आपको अंकल कहे तो आपको बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। अच्छा, 10 साल छोटा अगर कोई होगा, 15 साल छोटा कर लेते हैं, 20-22 साल छोटा हो तो चलो समझ आता है कि चले मैं उसके लिए अंकल, समझ भी आता है। अच्छा जी, बताया जा रहा है कि अदाकारा ऐश्वर्या राय को उन्होंने आंटी करार दे दिया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये तनाज़ा इस वक्त शुरू हुआ जब सोनम कपूर ने एक बैनुल अक़वामी ब्यूटी ब्रांड की सफीर के तौर पर ऐश्वर्या राय की जगह ली थी। ताहम सोनम की आंटी कहने से मुतालिक बयान पर वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश में आ गए। बिल्कुल, और इसके वायरल होने की वजह सामने अभी तक नहीं आ सकी है, जबकि इस मौके पर सोनम के नाम से ये बयान मंसूब किया गया था कि ऐश्वर्या राय आंटी हैं। इस वक्त ऐश्वर्या राय की उम्र 36 साल थी, जिसके बाद मदाहों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आया और सोनम पर उम्र के हवाले से नामुनासिब तबसरा करने का इल्जाम लगाया। बाद अज़ा सोनम कपूर ने एक इंटरव्यू में इसकी वजाहत पेश करते हुए कहा कि चूंकि ऐश्वर्या राय ने मेरे वालिद अनिल कपूर के साथ मुताद्दिद फिल्मों में काम किया है, इसलिए मैं उन्हें एहतरामन आंटी कहती हूं। और उनका कहना था कि ये लफ्ज किसी तौहीन या उम्र पर तनकीद के लिए नहीं बल्कि खानदानी और रवायती एहतराम के तनाजुर में इस्तेमाल किया गया था। आपको लगता है ऐसा? हाँ, हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि अनजाने में या उनके जो अपने आपस के रिलेशंस हैं उसमें भी हो सकता है कि वो एक दूसरे के कहीं ना कहीं से इसके बाद ऐश्वर्या की जानिब से जो है वो कोई इस तरह का अच्छा, ऐश्वर्या की सबसे अच्छी चीज हमें ये लगती है कि उनका बड़ापन है, वो यही लगता है कि वो जब किसी भी कंट्रोवर्सी कोई बात होगी तो वो इग्नोर कर देती है, एक अच्छी चीज है। अच्छा जी, लास्ट स्टोरी हमारे पास, हम लास्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे और लास्ट स्टोरी जो है वो दुनिया भर में एक बुखार है, वो बुखार है फीफा का बुखार। और फीफा वर्ल्ड कप जो है वो अब 2026 जो है वो हो रहा है। 48 टीमें जो है मध्य मुकाबिल बताई जा रही हैं और ये जो मैचेस हैं बड़ी जबरदस्त हैं और इसमें बताया जा रहा है कि 1248 खिलाड़ी दुनिया खेल के इसमें सबसे बड़े इनाम को हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं। 1930 से 2022 तक यानी 92 साल के दौरान 22 बार वर्ल्ड कप मुकाबलों का इनेकाद हुआ। 8 टीमों ने ट्रॉफी में अपना नाम लिया, जिनमें ब्राजील 5 बार, जर्मनी 4 बार, इटली 4 बार, अर्जेंटीना 3 बार, फ्रांस 2 बार, यूरुग्वे 2 बार, इंग्लैंड 1 बार, स्पेन 1 बार शामिल है। जबकि टूर्नामेंट की जीतने वाली टीम को वर्ल्ड कप ट्रॉफी का इनाम दिया जाता है, जिसकी तारीख भी इसी इवेंट जितनी पुरानी है। बताया जा रहा है कि 1930 से 1938 के वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमों को जो ट्रॉफी दी गई, इसे फ्रांस के डिजाइनर ने डिजाइन किया था, जिसे चांदी से तैयार किया गया मगर वो गोल्ड प्लेटेड थी। ओके, अब हमारे पास मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है, मेरा ख्याल है और ये जो सिलसिला है ये चलते चले जा रहा है और अब हम देख रहे हैं कि सोने की ट्रॉफियों के मामला सामने आ रहे हैं। तो वैसे ही भाई इतनी जो है ना कीमती ट्रॉफी, इतने सारे जो इस बार का जो मैच है सबसे ज्यादा स्पेशल यूं है कि 48 टीमें एक साथ मिलकर जो खेल रही हैं। तो भाई हमारी गुड विशेष है आप तमाम लोगों के साथ जो अच्छा प्ले कर रहे हैं, जो अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। आज के लिए प्रोग्राम में इतना ही, इंशाल्लाह आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी नई स्टोरीज के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।